नमस्कार साथियों, आप सभी का जीनियस वर्ल्ड के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बैकबोन है। एक ऐसा सब्जेक्ट जो न केवल एग्जाम्स के लिए स्कोरिंग है, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए भी जरूरी है। हम बात कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी की। इस सब्जेक्ट को हम कुछ पार्ट्स में धीरे धीरे कवर कर लेंगे। मैक्सिमम 3 से 4 पार्ट्स आएंगे और इन क्लासेस को करने के बाद मेरा दावा है कि इंडियन पॉलिटी से संबंधित कोई भी प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो गलत नहीं होंगे। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए, समझिए और पढ़ते रहिए। और एक बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, जिससे क्या है कि जो वीडियो हैं वो आपके पास आसानी से पहुंच सके। और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया जो टेलीग्राम का लिंक है, उस पर जाके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इन सभी वीडियो से संबंधित पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटी में हमारा पहला टॉपिक होगा संवैधानिक विकास, जिसमें हम 1773 से लेकर के 1950 के बीच में जो भी प्रावधान किए गए थे उनको यहाँ पे देख लेंगे। पहला था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसमें बंगाल का गवर्नर जो हुआ करता था उसको अब बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया, और मद्रास और बंबई की जो प्रेसिडेंसियां थी उनको बंगाल के अधीन कर दिया गया। साथ में जो गवर्नर जनरल है उसकी सहायता हेतु एक कार्यकारी परिषद बनाने का भी प्रावधान इसमें किया गया, जिसमें 4 सदस्य होते थे, तथा एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित करने का प्रावधान किया गया, जिसके तहत कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। और साथ में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी होते थे उन पर भारतीयों से उपहार या रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों के बीच अंतर किया गया, जिसके तहत राजनीतिक कार्य हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा वाणिज्यिक कार्य हेतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना का प्रावधान किया गया। उसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की। ये एक्ट जो है 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी से सत्ता जब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चली जाती है तब यह एक्ट आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हुआ करते थे उनको समाप्त कर दिया जाता है, और जो गवर्नर जनरल है भारत का उसको अब वो वायसराय घोषित कर दिया गया, और साथ में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद भी इजाद किया गया भारत के लिए। उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट। इनमें जो महत्वपूर्ण एक्ट हैं 1861 का एक्ट, 1892 का और 1909 का। तो 1861 का जो काउंसिल एक्ट है उसके अंतर्गत भारतीय जो प्रतिनिधि होंगे किसमें, काउंसिल में, तो भारतीय प्रतिनिधियों की कानून बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी शुरुआत की गई इस एक्ट के अंतर्गत। और वायसराय जो था उसको आपातकाल के मामले में अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दे दिया गया, और इस एक्ट के अंतर्गत पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई। अब आता है 1892 का काउंसिल एक्ट, जिसमें भारतीय सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। फिर आता है 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसको मार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसके तहत जो है प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की जाती है, तथा केंद्रीय जो विधायिका थी उसको द्विसदनीय बना दिया जाता है। साथ में इसी
एक्ट के तहत प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत होती है। तब अब भारत में चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि इसमें पहली बार जिम्मेदार सरकार शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो यदि प्रश्न आता है कि जिम्मेदार सरकार शब्द का प्रयोग किस एक्ट के अंतर्गत किया गया था, तो उत्तर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। फिर बात कर लेते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। इसमें जो है संघीय ढांचे का प्रस्ताव जो है लाया गया और अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत किया गया। और इस एक्ट में क्या है, तो प्रांतीय स्वशासन की भी नींव रखी गई और रिजर्व बैंक और संघीय न्यायालय की भी स्थापना का प्रावधान इसमें किया गया। साथ में क्या हुआ, तो जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था उसका विस्तार किया गया, जो कि पहले मुस्लिमों के लिए था अलग निर्वाचक मंडल। अब इसको विस्तृत करते हुए अनुसूचित जातियों, महिलाओं और मजदूरों को इसमें शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की। इसमें भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र कर दिया गया और वायसराय का पद जो है समाप्त कर दिया गया। साथ में गवर्नर जनरल की नियुक्ति इस एक्ट के अंतर्गत की गई। नेक्स्ट टॉपिक है संविधान सभा का गठन। तो जो संविधान सभा थी उसकी मांग सबसे पहले एम.एन. रॉय ने 1934 में की थी और गठन जो हुआ था वो हुआ था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। संविधान सभा जो थी इसमें कुल सीटें जो हैं 389 थी, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत और 93 रियासतों से आने थे। तो 296 सीटों में से 292 सदस्य 11 गवर्नरी प्रांतों से और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से चुनकर आने थे। तो जो 296 सीटें हैं उसके लिए संविधान सभा के चुनाव हुए जुलाई अगस्त 1946 में। और इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती और छोटे समूहों और निर्दलीय उम्मीदवारों को 15 सीटें मिली, ठीक है। फिर बात करते हैं संविधान सभा के कार्य क्या क्या है। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके अस्थायी जो अध्यक्ष हैं सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा के समक्ष लाया गया वो कौन लाया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब, 13 दिसंबर 1946 को। संविधान निर्माण जो है कितने दिनों में हुआ, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के मुख्य सदस्य और उनके पोर्टफोलियो को देख लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष और बाहरी मामले और राष्ट्रमंडल संबंध देखते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह और साथ में सूचना और प्रसारण देखते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि, डॉक्टर जान मथाई उद्योग और आपूर्ति, जगजीवन राम श्रम, सरदार बलदेव सिंह रक्षा, सी.एच. भाभा कार्य खान और बिजली, लियाकत अली वित्त, अब्दुल रब निस्तार डाक और वायु, अशरफ अली रेलवे और परिवहन, सी राजगोपालाचारी शिक्षा और कला, आई चुंदरीगर वाणिज्य और जोगेंद्र नाथ मंडल कानून। नेक्स्ट है संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण समितियां थीं उसमें संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसी मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्य थे, जिसमें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र, इनके स्थान पर बाद में एन माधव राव आए, और डी.पी. खेतान, जिनके बाद में इनके जगह टी.टी. कृष्णमाचारी आए, और
स्वयं भीमराव अंबेडकर इसके सदस्य थे। मसौदा समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। नेक्स्ट है इसी में मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातियों, बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार जो समिति थी उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसकी 2 उप समितियां भी थीं। कौन कौन सी? तो मौलिक अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति इसके अध्यक्ष थे एचसी मुखर्जी। और फिर है प्रांतीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, और राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट टॉपिक है संविधान के स्रोत। ब्रिटेन से संसदीय शासन और कैबिनेट प्रणाली लिया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा का प्रावधान लिया गया है। आयरलैंड से डीपीएसपी और राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान, तो वहीं कनाडा से संघीय ढांचा और गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान लिया गया है। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य और न्याय के आदर्श लिए गए हैं। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है और साथ में समवर्ती सूची का विचार लिया गया है। जर्मनी के वीमर संविधान से आपातकालीन प्रावधान लिया गया है, वित्तीय आपातकाल को छोड़कर। और जापान का संविधान जो है वहां से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो शब्द आता है संविधान में वो लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो एम.एन. रॉय जो थे उन्होंने 1934 में संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया। महात्मा गांधी ने कहा था संविधान सभा अकेले देश के लिए स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है और लोगों की इच्छा का सही और पूर्ण प्रतिनिधित्व करती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए चुना गया था। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि एक मशीन की तरह संविधान एक निर्जीव चीज है। इसे उन पुरुषों के कारण जीवन मिलता है जो इसे नियंत्रित करते हैं, और भारत को आज ईमानदार पुरुषों के एक समूह से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए जो देश के हित को अपने सामने रखेंगे। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी। तो इस तरीके से संवैधानिक विकास का जो क्रम है वो यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है भारतीय संविधान के मूलभूत पहलू, उसमें हम देखते हैं लिखित संविधान की परंपरा। यदि देखी जाए तो विश्व में लिखित संविधान की जो परंपरा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से शुरू हुई। अमेरिका का संविधान विश्व का पहला और सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। इसके विपरीत भारतीय संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, फिर देखते हैं राज्य के तत्व। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं जिसमें जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुता, ये चारों महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। गार्नर की परिभाषा यदि देखें तो इन्होंने कहा है कि राज्य व्यक्तियों का समुदाय है जो निश्चित क्षेत्र में रहता है और संप्रभु सरकार को मानता है। 1947 से पहले भारत को राज्य नहीं कहा जा सकता था क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या, क्षेत्रफल और सरकार तो थी, लेकिन भारत के पास अपनी संप्रभुता नहीं थी, इसलिए भारत को राज्य नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट है भारतीय संघीय प्रणाली। इसमें जो है भारतीय संविधान में संघीय और एकात्मक दोनों विशेषताएं हैं। संघीय विशेषताएं यदि देखी जाएं तो भारत का जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है जिसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। जो संघ सूची, राज्य सूची और अनुवर्ती सूची हैं उनके अंतर्गत शक्तियों का विभाजन किया गया है। और स्वतंत्र न्यायपालिका है भारत में, द्विसदनीय विधायिका भी है। तो ये सब विशेषताएं किसकी हैं? संघीय विशेषताएं हैं। और एकात्मक विशेषताओं की बात करें तो एकल नागरिकता है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, आपातकालीन प्रावधान है, संसद की विशेष शक्तियां जो है एकात्मक विशेषताओं के अंतर्गत आती हैं।
और भारत का जो संघ है, भारत का जो संघ है उसे सहकारी संघवाद किसने कहा है? ग्रैनविले ऑस्टिन ने। और इसे अर्धसंघीय जो है केसी वेयर ने कहा है। ये दोनों महत्वपूर्ण शब्द हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में ये बार बार पूछा जाता है कि सहकारी संघवाद जो है भारत के संघ किसने कहा है? तो ग्रैनविले ऑस्टिन ने। और अर्धसंघीय प्रणाली किसने कहा है? तो केसी वेयर ने। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का उद्भव। ये जो है भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। इन अधिकारों को संविधान के भाग 3 में सम्मिलित किया गया है। इन अधिकारों में कौन कौन से अधिकार हैं? पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है शासन के प्रकार। शासन प्रणालियों की यदि बात करें तो 2 तरीके की प्रणालियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली है संसदीय प्रणाली जो भारत और ब्रिटेन में है, और दूसरी है राष्ट्रपति प्रणाली। यह अमेरिका में दृष्टिगोचर होती है। संसदीय प्रणाली जो भारत में है ये ब्रिटेन से प्रभावित है। इसमें कैबिनेट स्वरूप की सरकार होती है और सरकार तब तक सत्ता में रहती है जब तक बहुमत का समर्थन होता है, और प्रधानमंत्री जो है सरकार का मुखिया होता है तथा राष्ट्रपति पूरे राज्य का मुखिया होता है। दूसरी जो प्रणाली है राष्ट्रपति प्रणाली, यूएसए में जो है उसमें राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का मुखिया होता है। सभी जो कार्यकारी शक्तियां हैं राष्ट्रपति में निहित होती हैं तथा राष्ट्रपति ही जो है राज्य और सरकार दोनों का मुखिया होता है। नेक्स्ट है संविधान का लचीलापन और कठोरता। भारतीय संविधान है वो आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से ही लचीला भी है। कुछ संशोधन साधारण बहुमत से किए जाते हैं, वहीं कुछ 2/3 और आधे राज्यों की मंजूरी से किए जाते हैं। और संविधान का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? हम भारत के लोग। ठीक है। और बात करें लोकतंत्र और गणतंत्र की, तो लोकतंत्र जो है नागरिकों की सक्रियता को बढ़ावा देता है, और गणतंत्र की बात करें तो निर्वाचित राज्य प्रमुख इसमें होता है। ठीक है। और कोई वंशानुगत शासक नहीं होता है, तभी से गणतंत्र कहा जाएगा। न्यायिक समीक्षा होती है। जो भारतीय प्रणाली है उसमें जो न्यायिक समीक्षा की बात की गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रीय प्रतीकों की यदि बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा क्या है? तिरंगा है। ठीक है। राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। और राष्ट्रीय कैलेंडर सक्संवद है जो चैत्र से शुरू होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, जिनमें भाग 1 जो है संघ और राज्य क्षेत्र है, भाग 2 नागरिकता है, भाग 3 मौलिक अधिकार है, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4A मूल कर्तव्य है, भाग 5 संघ है, भाग 6 राज्य, भाग 7 को संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में निरस्त कर दिया गया, भाग 8 है केंद्र शासित प्रदेश, भाग 9 है पंचायत, भाग 9A नगरपालिका है, भाग 10 है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद है, भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम है, भाग
14 जो है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। भाग 14A अधिकरण, भाग 15 निर्वाचन, भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, भाग 17 राजभाषा, भाग 18 आपातकालीन प्रावधान, भाग 19 प्रकीर्ण, भाग 20 संविधान के संशोधन, भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध और भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है। नेक्स्ट टॉपिक है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनमें अगर देखें तो अनुच्छेद 3 नए राज्यों का गठन तथा क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन की बात करता है। अनुच्छेद 5 जो है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता किसको किसको मिली उसकी बात करता है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों की यदि बात करें तो अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 21A जो है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार देता है। अनुच्छेद 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, जिसमें मानव तस्करी और बाल श्रम का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 29-30 जो है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण तथा शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 32 ये मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार इसमें किया गया है, जिसके तहत जो है रिट जिसके तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है रिट जारी कर सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को। आगे है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भाग 4 में दिए गए हैं, जिनमें अनुच्छेद 39A ये समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की बात करता है। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। अनुच्छेद 45 में 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 48A में पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा की बात की गई है। अनुच्छेद 50 में जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किया गया। और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य, इसको जो है अनुच्छेद 51A के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है संघ सरकार, इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वह है अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की समाधान आदि की शक्ति, अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 75(1) जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ये कहता है। अनुच्छेद 76 भारत के लिए महान्यायवादी, अनुच्छेद 117 वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान की बात करता है। और अनुच्छेद 123 संसद के अवकाश और के दौरान अध्यादेश जारी करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है उसकी बात करता है। और अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। वहीं अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रावधान है। नेक्स्ट है राज्य सरकारों के अंतर्गत जो अनुच्छेद हैं उनमें अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 164
मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के अवकाश के दौरान जो है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय जो है अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 226 कुछ रिट जारी करने की हाई कोर्ट की शक्ति। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं उनमें अनुच्छेद 241 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 के पंचायतों के चुनाव की बात करता है। अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का अधिनिर्णय इस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। अनुच्छेद 263 में एक अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की बात करता है। अनुच्छेद 300A विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। ये जो है एक तरीके से जो संपत्ति का अधिकार था पहले, उसे अब अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया बाद में। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 324 चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग में निहित होंगे। मतलब कि अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की बात की जाती है। और अनुच्छेद 368 में जो है संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया क्या होगी, इसका प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान जो बाद में अभी हाल ही में 6 अगस्त 2019 को निष्क्रिय घोषित कर दिए गए। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो इसमें जो है जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूची ही थी, लेकिन समय समय पर संविधान संशोधनों के द्वारा कुछ अनुसूचियां जोड़ी गई और वर्तमान में अभी 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम से संबंधित है ना। उनके क्षेत्रीय परिसीमन को भी इसमें रखा गया है। और नए राज्य के गठन के लिए जो संशोधन आवश्यक है वो भी पहली ही अनुसूची में आता है। दूसरी अनुसूची जो है राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, CAG आदि के वेतन और भत्ते की बात करता है। तीसरी अनुसूची जो है पदाधिकारियों की शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है इसमें, ठीक है। जबकि राष्ट्रपति की जो शपथ है वो अनुच्छेद 60 में है, उससे ये अलग है। जो तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों और की शपथ की बात की गई है उसमें राष्ट्रपति की शपथ नहीं आता है। चौथी अनुसूची जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात करता है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन का प्रावधान किया गया है। सातवीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसके अंतर्गत 3 सूचियां बनाई गई। पहली है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। संघ सूची में जो है 98 विषय हैं, जो इसके अंतर्गत जो विषय हैं उन पे प्रावधान जो है केंद्र सरकार बना सकती है, जैसे कि रक्षा, बैंकिंग, रेलवे, ये सब संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत 59 विषय हैं, जिसमें राज्य सरकारें ही प्रावधान बना सकती हैं, जैसे कि पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि। और समवर्ती सूची जो है 52 विषय हैं, जिसके अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार दोनों प्रावधान बना सकती हैं, जैसे कि शिक्षा, वन, विवाह, तलाक आदि। शिक्षा व वन जो है 42वें संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाए गए। नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची। इसके अंतर्गत जो है क्या प्रावधान किया गया है, इसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का जो है जिक्र किया गया है। मूल रूप से जो है पहले 14 भाषाएं थी इसके अंतर्गत, बाद में जो है कुछ भाषाएं जोड़ी गईं। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। जो सिंधी भाषा थी 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी,
ये 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इन्हें 92वें संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। ओडिया भाषा जो है 96वें संशोधन 2011 के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जो है कुछ अधिनियमों और विनियमों के 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन और न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा की बात की गई है। इसे जो है 9वीं अनुसूची जो है पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा इसे अनुसूचियों में जोड़ा गया। फिर जो है 10वीं अनुसूची की बात करते हैं, इसे 52वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसमें दल बदल विरोधी कानून जो हैं 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। 11वीं अनुसूची जो है ये पंचायत की बात करता है, पंचायतों की शक्तियां और जिम्मेदारियां। इसमें 29 विषय हैं। ठीक, इसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1992 में। और 12वीं अनुसूची जो है ये नगर पालिकाओं की शक्ति है और जिम्मेदारियों की बात करता है। इसमें 18 विषय हैं। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया इसे। तो दोस्तों, ये थी इंडियन पॉलिटी की हमारी पहली क्लास। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।